नमस्कार। लंबे समय हो गया आप लोगों के बीच में आए हुए। लेकिन अब जब आए हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सम्मुख आया हूँ मैं। और जब मैंने अपना फंडामेंटल राइट्स वाली जो सीरीज शुरू की थी तो बहुत सारे बच्चों का ये बात सामने आ रही थी कि सर आपने शुरू से क्यों नहीं पढ़ाया है संविधान को। तो अब फिर जब आप लोगों ने कहा है, रिक्वेस्ट बार बार आई कि संविधान को शुरू से पढ़ाना है, तो फिर संविधान को शुरू से पढ़ने के लिए हमको इसके जो संविधान का इतिहास है, यानी कि संविधान का निर्माण किन ऐतिहासिक चरणों में हुआ, उनको भी पढ़ना जरूरी होगा। और ये जो विषय जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ वो आप देखिए कि आपके जीएस के पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री सेक्शन, और इसके अलावा जो बच्चे जीआरएफ नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। अब है क्या कि सबसे पहले तो जो परिपाटी बन गई है संवैधानिक इतिहास पढ़ने की, तो बड़ी अजीब गरीब सी बन चुकी है कि बस बच्चे बुक्स में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो कि उन्होंने उठाया 1773 का एक्ट, उसको रटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पिट्स का इंडिया एक्ट उठाया तो उसको रटना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरीके से और देखिए, सबसे पहले समझना है कि इससे आपके अंदर कभी भी विश्लेषण की क्षमता का विकास नहीं होगा। और जब विश्लेषण की क्षमता का विकास नहीं होगा तो कभी भी आप प्रीलिम्स क्रॉस भी कर जाएं तो मेंस में बहुत अच्छे नंबर आने के चांस नहीं होंगे आपके, जब तक आप चीज़ों को एक माला में पिरो करके नहीं जोड़ पाएंगे। फिर आप बार बार भूलते रहेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 में हुआ था, कि 1793 में हुआ था, कि 1773 में हुआ था। ये आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, ये बार बार भूलते रहेंगे आप। कारण क्योंकि आपके पास एक दिशा निर्देश नहीं होगा कि मुझे इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ना है। अब एक चीज़ समझिए, इतिहास पढ़ने के दौरान जो इतिहास का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कारण कार्यवाद और निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। 2 मिनट में इस पर बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप इतिहास को पढ़ें तो देखिए, कोई भी आप विज्ञान उठा के देखिए, और जब जिन लोगों का एमए में इतिहास रहा होगा या जो इतिहास दर्शन पढ़े होंगे तो उन्होंने एक प्रश्न सॉल्व किया होगा कि इतिहास विज्ञान है अथवा मानवीय विषय, कला का विषय है या विज्ञान है। तो जो कारण कार्यवाद है वो इतिहास को विज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे विज्ञान के विषय हैं वो कारण कार्यवाद के ऊपर निर्भर करते हैं। कारण कार्यवाद शॉर्ट में क्या है कि प्रत्येक जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जब भी, जैसे आप लोगों ने देखा ना, प्रश्न कैसे आते हैं, 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा कीजिए। क्या 1857 का विद्रोह अवध का सैनिक विद्रोह मात्र था या अवध का विद्रोह था? ठीक। तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं बेसिकली क्या आ रहे हैं कि कारणों को लेकर के ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास चलता है, यह इतिहास को आप देखिए तो यही होगा कि एक घटना घटित होगी, फिर उसका परिणाम होगा, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या उसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप, फिर एक घटना घटित होगी, उसका कारण या परिणाम। आप सबसे अच्छा इस चीज को देख सकते हैं कहाँ? फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब समाप्त हो गई तो जर्मनी को दोषी ठहराया गया, और जब जर्मनी को दोषी ठहराया गया तो वर्साय की एक ऐसी अपमानजनक संधि उस पर लाद दी जिसमें युद्ध का एकमात्र कारण जर्मनी को माना, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, क्योंकि ये अपमानजनक
एक पक्षीय एकांगी संधि थी। तो इतिहास देखता है घटनाओं को कारण और प्रभाव के रूप में। और दूसरा जो तत्व है निरंतर और परिवर्तन, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें बदलाव भी हो रहे हैं और कुछ निरंतरता भी। जैसे जो हमारी सभ्यता है उसमें लगातार विकास हो रहा है, सभ्यता पहले से बेहतर हो रही है। पहले हम लोग जो है चिट्ठी पत्री से एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे, फिर टेलीफोन का युग आया, अब मोबाइल का, फिर उसके बाद मोबाइल का युग आया, आज ऑडियो वीडियो कॉल का युग है, उसमें भी टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। निरंतरता क्या है, हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। आप हमारा सनातन हिंदू धर्म देखिए, ठीक, तो वहाँ देखेंगे आपको कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में जिस किस्म के आपको पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, उनमें से अनेक अवशेष ऐसे आपको मिलेंगे जो आप आज भी देख सकते हैं। जैसे नंदी के रूप में, शिव के वाहन नंदी के रूप में आज भी हम नंदी की पूजा अर्चना करते हैं। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की आप मोहर देखोगे तो वहाँ पर आपको वृषभ एक पवित्र पशु के रूप में पूजता हुआ दिखाई देगा। तो दूसरा इतिहास का तत्व है निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व ढूंढना। अब इसका यहाँ क्या लिंक है, तो इसका यहाँ तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। देखिए, जो आप फैक्ट्स अभी तक रटते हैं आपको रटना नहीं पड़ेंगे। मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि यदि आपसे कहा जाए कि कमरे में खूब सारे मोती हैं, प्रेशियस स्टोन पर्ल्स हैं, और उनको आपको अपनी मुट्ठी में बटोरना है, बस और कुछ नहीं है, आपको जेब नहीं है, कोई झोला नहीं है, कुछ नहीं, तो आप कितने बटोर पाएंगे? मे बी जो आपकी अंजुली या हथेली का साइज है बस इतना। लेकिन यदि आपको एक मैं धागा दे दूँ बड़ा सा और उसमें कहूँ कि आप उसमें एक टेक्निक लगाएं कि हर एक मोती को उस धागे में पिरोते जाएं, तो शायद कमरे के सारे मोतियों को आप पिरो दें और वो कलेक्ट भी हो जाए। सो वैसे ही कंसेप्ट और जो फैक्ट्स रटने का सिस्टम है, इतिहास में कंसेप्ट के फैक्ट्स रटने होते ही है। ठीक है, इससे आप मतलब गुरेज ना करिए। क्रोनोलॉजी लगाने के प्रश्न 2019 में आप देखिए कितने सारे हैं, वहाँ उनका क्रम लगाना है। तो जब आपके पास कंसेप्ट होगा और उस कंसेप्ट के धागे में फैक्ट्स के मोतियों को आपने पिरोया होगा तो वो चीज आपके जहन में याद रहेगी। सो अब यही संवैधानिक विकास के रूप में देखना है। ठीक है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब सबसे पहले आप देखिए कि उस समय ब्रिटेन की जो कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो है भारत आती है। आपको सुना होगा कि उस समय सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। सोने की चिड़िया यहाँ कहने का अर्थ है कि भारत बहुत संपन्न था और भारत से व्यापार बहुत अधिक संपन्न बनाता था यूरोपियंस को। तो सबसे पहले वास्को डी गामा नो डाउट आया पुर्तगाल से 1498 में। ये एक नए समुद्री मार्ग से आया था। ऐसे ने भारत की खोज नहीं की, बहुत सारी किताबों में लिखा था भारत की खोज की। भारत तो जन्म जन्मांतर से था। एक नवीन समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक पहुंचने की। उससे पहले भी लोग भारत आया करते थे, भारत एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अब क्या था, जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक नवीन मार्ग को खोज लिया था इंडिया तक आने का, और वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे इसके लिए। कोलंबस ने उस चक्कर में अमेरिका खोज डाला। ठीक है, वहां के मूल नागरिकों को वेस्ट इंडीज का रेड इंडियंस का क्यों? क्योंकि जब उससे क्या भाई जहां तू पहुंच गया वो इंडिया नहीं है, तो फिर वहां उनको नामकरण किया रेड इंडियंस। कारण क्या था कि उस समय भारत व्यापार, वाणिज्य, कृषि हर प्रकार से एक संपन्न राज्य था, देश था। तो शुरुआत में जो ब्रिटेन की कंपनी है, ये सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्रम लगाइए कौन पहले आया। पुर्तगाल आए, पुर्तगालीज आए, फिर उसका डच आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। तो ये किस लिए आ रहा है? व्यापार के लिए आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि जब वहां व्यापारिक कंपनियां बनती हैं तो उनको भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के, उनके लिए पूर्वी देश
जहां ब्रिटेन है वहां से पूर्व दिशा को आप देखेंगे तो फिर ईस्ट लगेगा। अब आप जापान के ईस्ट में भारत को ढूंढोगे तो मिलेगा ही। सो आपको देखना है कि मैप में जहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ईस्ट में क्या है, भारत है, और ये सब मलाया, सुमात्रा जैसी कंट्री है, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। सो ये लोग जब चलते हैं तो यह वहाँ की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ, उससे ये लोग अधिकार पत्र लेते हैं। अब आप समझेंगे कि सबसे पहले आपको ये समझना है इस चीज़ को कि जब हम संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं, खास तौर पर जो एक्ट बन रहे हैं उनको हम एक जैसा सोच के सब पढ़ लेते हैं कि ये अच्छा ये है, फिर ये है, फिर ये, वो एक नहीं है। आप देखिए कुछ के आगे लिखा होगा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। कुछ के आगे आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और कुछ के आगे आपने लिखा देखा होगा भारत शासन अधिनियम। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं वो क्यों हैं? वो भारत में जो कंपनी यहां कर रही हैं उनको रेगुलेट करना, माने उनके नियमन के लिए, उन पर नियंत्रण के लिए, किसके द्वारा? वहां बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, प्लस बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, चार्टर एक्ट जो है वो अधिकार पत्र है जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार को किस तरीके से व्यापार करेगी, कितने समय के लिए व्यापार करेगी, उसका एक अधिकार जारी करते हैं। और then जब भारत शासन अधिनियम आना शुरू होते हैं तब फिर ये तय होता है कि किस तरीके से भारत में शासन होगा। जैसे 1919 के एक्ट में उत्तरदायी शासन के लिए पहली बार खुद ब्रिटिशर्स अपने मुंह से कहते कि हम उत्तरदायी प्रशासन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सो ये तीनों अलग अलग हैं। पहले क्या है? सबसे पहले आप देखिए 1599 में एक कंपनी गठित होती है। कई जगह 1600 भी लिखा है, 1599 1600। ब्रिटेन की कंपनी है जिसमें 125 शेयर धारक है, यानी कि मर्चेंट्स हैं, और वो अपनी पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगा के कंपनी गठन करते किस लिए? भारत और भारत के पूर्व में जो राज्य देश हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए। अब माइंडेड कि उस समय का जो भारत है वो बहुत बड़ा भारत है। उसमें आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश खुद भारत है, ठीक है, उसके अलावा बर्मा भी बगल से ही लगता है। तो वो एक कंपनी का गठन होता है जिसको हम बाद में नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन उसका जो नाम था वो था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 125 शेयर धारक के साथ एक कंपनी गठित होती है और 31 दिसंबर 1599 में एक चार्टर एक्ट या अधिकार पत्र जारी करती है महारानी एलिजाबेथ कि 15 वर्ष तक के लिए आप जाएंगे और 15 वर्ष तक आपको एक अधिकार है कि आप भारत और पूर्वी जो भारत के देश है उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास जो आते हैं वो जेम्स प्रथम आते हैं, और जेम्स प्रथम क्या करते हैं, वो इसको अनंत काल के लिए बढ़ा देते हैं। सो पहले तो ये दो ये मैं बता दूं, ये कहीं कहीं 1600 भी लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको लेके बहुत परेशान ना होना कि 1599 लिख रहे हैं कि 1600 लिख रहे हैं। कहीं कहीं 1600 लिखा हुआ है कि 1599 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको परेशान ना होना है तो गलत लिखा है, फलाना है, ढिमकाना ये वो। 1600 भी लिखा मिलता है, 1599 भी लिखा मिलता है। सो पहले क्या कि ये भी क्या है? चार्टर एक्ट है। प्रवृत्ति से भी एक ये भी क्या है? चार्टर एक्ट है, जो क्या करता है 15 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस नाम से प्रसिद्ध होती है उसको अनुमति प्रदान करता है कि आप जाइए 15 वर्ष के लिए वहां व्यापार करिए।
1726 में एक और चार्टर एक्ट पारित होता है। 1726 में एक और चार्टर एक्ट पारित होता है। और आप देखें, यदि उस समय, सर यहाँ देखेगा बोर्ड, यदि उस समय हम भारत देखें, मोटा मोटी में बहुत अच्छा कलाकार नहीं लेकिन समझने के लिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा कलकत्ता है, ये हमारा बॉम्बे है या आज का मुंबई, और यहाँ कहीं चेन्नई है। तो ये तीन बड़े केंद्र हो, और अब देखिए ये तीनों जो है वो समुद्र तल से लग रहे हैं, समुद्री सीमा है, यानी यहाँ पर आसानी से आकर के शिप्स आ सकते हैं, जंगी बेड़े भी, जंगी जहाज भी, और दूसरा व्यापारिक जहाज भी। ठीक, और याद रखिएगा इस बात को कि उस समय ब्रिटिशर्स को समुद्र की जंग में हरा पाना असंभव साकार था। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, यदि इंग्लिश चैनल को कुछ दिन के लिए सुखा दिया है तो मैं 7 दिन में ब्रिटेन को पराजित कर दूंगा। लेकिन वो इंग्लिश चैनल बीच में है तो उसको अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति है उससे लड़ना पड़ेगा, और वो नेपोलियन की इतनी काबिल नहीं है। थल सेना काबिल है, उस समय वायुसेना तो होती नहीं थी, थल सेना काबिल है, लेकिन नौसेना का उनका तोड़ नहीं। तो यहाँ मुंबई है, ये एक तरीके से देखें पश्चिम बंगाल, पूरे पश्चिमी भारत को कंट्रोल करेगा, वेस्ट इंडिया को, ये आपका ईस्ट इंडिया, और ये हो गया आपका दक्षिण भारत, सदर्न इंडिया, और ये प्रेसिडेंसी। तो 1726 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि थोड़े बहुत नियंत्रण के लिए वो अपने कुछ कानून वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। देखिए अब ये क्रम चलेगा, इसको समझना है 3 दृष्टिकोण से। क्या ब्रिटेन में बैठे हुए लोग, जो संसद में बैठे लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और समय बदलेगा तो वहां से सोच बदलेगी और यहां परिणाम भी बदलेंगे। ठीक है, अकस्मात नहीं हो जाएगा कि 1813 का चार्टर एक्ट आएगा और कंपनी से बहुत सारे व्यापार के एक अधिकार छीन लिए जाएंगे। समझ रहे हैं, इसके पीछे जो ब्रिटेन में हो रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान हो। ठीक, आगे जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे एक फेज आएगा कि 1858 की जो घोषणा होती है रानी उस समय जो हैं क्वीन की, तो उनकी जो है घोषणा के बाद क्या होता है, एक बार फिर चेंज आ जाता है और कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन देना। ये क्या है, भारतीयों ने कंपनी शासन को 1857 के रिवोल्ट में जो प्रतिक्रिया दी उसके परिणाम स्वरूप हो गए, और फिर क्या होता है, क्राउन के शासन के सीधे अधीन बना लिया जाता है। तो अब आप 3 तरीके से चीजें को देखिए। एक, व्यापारिक कंपनी क्या करना चाह रही है इंडिया को, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे शासन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नंबर 3, इंडिया के लोग उसके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इन 3 दृष्टिकोणों से आपको सोचना है। सो आपको पता है कि शुरुआत में जो कंपनी है ये उसका उद्देश्य क्या है, मात्र व्यापारिक है, लेकिन जब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था देखती है तो उसको समझता है कि यहाँ के तो राजे महाराजे आपस में ही लड़ते रहते हैं। कोई एक जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ उसके बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करे, और जो उसके जो कह सकते हैं कि जो उसके शेष जो बचा था, ध्वंसावशेष बचे थे, उन पर जो नई शक्तियाँ खड़ी होती है, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान हो, चाहे वो निज़ाम हो, चाहे वो अवध हो, चाहे बंगाल हो, वो लोग क्या है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी वो वंशानुगत उत्तराधिकार की लड़ाई है तो कभी साम्राज्य विस्तार के लिए उनमें एका नहीं। ये एक मौका है किन के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, इसको बाद में डुगले आकर के बनाता है। और 1757 प्लासी की पहली विजय होती है जो भारत के एक बड़े हिस्से को जीत लेते हैं। देन फिर 1764 बक्सर का होता है
और उस बक्सर के युद्ध में वो मोहर भी लग जाती है जो 1757 में नहीं लग पाई थी, यानी प्लासी के युद्ध में जो अधूरा रह गया था वो काम 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध पूरा कर देता है। यहाँ वो वाला चीज़ नहीं ले रहे हैं तो उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम लोग संविधान। सो 64 अब 1773 में आके पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि कंपनी को विनियमित करने वाला एक्ट, उसको उस पर नियंत्रण करने वाला एक अधिनियम बनाया जाता है। अब सबसे पहले समझें कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि जो कंपनी है उसका उद्देश्य क्या है, भारत में लाभ कमाना, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी हैं ये खुद यहां करके भ्रष्ट हो जाते हैं और ये अपना निजी व्यापार करने लगते हैं। इनको निजी व्यापार की उस समय इजाजत थी, लेकिन फिर वे भारतीय व्यापारियों से संपर्क करते हैं, उनको अपने माध्यम से व्यापार कराते हैं, वहां घूसखोरी करते हैं, उनसे उपहार लेते हैं, उनसे और बाकी सारी चीजें लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, कंपनी को रेवेन्यू लॉस होता था। और कोई भी कंपनी क्यों चलेगी जब उसको घाटा होगा। तो ये 1773 का सीधे तौर पर भारत के संवैधानिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर इसका उद्देश्य मात्र क्या है कि भारत में जो कंपनी का शासन है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको विनियमित किया जाए। समझ पा रहे हैं बात को। रेगुलेटिंग एक्ट क्या करेंगे, जब भारत में आएंगे तो वो ये करेंगे कि भारत में कंपनी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है। सेटलमेंट एक्ट आएंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ये क्या, जो एक्ट बना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें संशोधन करेंगे। फिर चार्टर एक्ट, ये घोषणा पत्र हैं जो कंपनी को अधिकार प्रदान करते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हो, आपकी इस व्यापार पर मोनोपोली रहेगी या मोनोपोली खत्म हो जाएगी, या आप केवल भारत के ऊपर राज्य करोगे, व्यापार के लिए नहीं, व्यापार नहीं करोगे वगैरह वगैरह। हम एक एक पर जब आएंगे तो वहां देखेंगे। और भारत शासन अधिनियम से वहां स्टार्ट होता है, जब भारत पर कैसे शासन करना है ये चीज चालू होती है। लेकिन इनमें भी एक रूपता यदि ये देखें तो इन सब का उद्देश्य ये है कि शुरुआती जो एक्ट्स बन रहे हैं या रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एटलीस्ट हम कह सकते हैं चार्टर एक्ट, वहां से कंपनी का उद्देश्य है कि भारत पर अपनी पकड़ ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है और बाद में जितना लंबा हो सके उतना लंबा भारत पर शासन करना है, क्योंकि भारत क्या है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। वो कच्चे माल का स्रोत है यूरोप के लिए और एज वेल एज एक बहुत बड़ा बाजार भी है उस समय। एक क्वेश्चन